Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are perfectly fine. Students, we are going to read lesson number 2 of your textbook First Flight. The name of the lesson is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. I hope you have your textbooks opened and you are ready with a pencil or a pen. So let's see इस लेसन में क्या है. We have already studied 1.5 pages of it, तो मैं उससे आगे आपको ले जाऊंगा. But before I go ahead, let me take you through some important points of it. नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को बहुत स्ट्रगल के बाद फ्रीडम का दिन देखने का मौका मिला. इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड के सभी इम्पॉर्टेंट लीडर्स को इनविटेशन मिला कि वो जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, ओथ सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी, तो वो उसका पार्ट बने. तो नेल्सन मंडेला उनको थैंक भी करते हैं कि आप सब हमारी फ्रीडम का हिस्सा बन रहे हो, एक तरह से इसी को सेलिब्रेट कर रहे हो. तो उन्होंने अलग अलग इन पेजेस में ये बताया है कि कैसे एक नई गवर्नमेंट के हाथ में रेन यानी कंट्रोल आया है, और इतने डेकेड्स पुरानी जो चली आ रही एक ऑपरेशन था, लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा था लोगों का, वो एंड हो गया और अब ऐसा इसमें नहीं होने वाला है. तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो वाइट्स की सुप्रेमेसी थी, मतलब जो वाइट्स थे वो अपने आप को सुप्रीम मानकर, अपने आप को रूलर्स मानकर डिक्टेटर्स बने हुए थे, और ब्लैक कलर की वजह से साउथ अफ्रीकन्स को कोई डिग्निटी या फिर कुछ ऑनर नहीं मिल पाया था. तो उन्होंने अपनी डॉटर के साथ, जिसका नाम जैननी है, स्पीच भी दी. ऑलराइट, उसमें दो लोग, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बने. इसके बाद नेल्सन मंडेला का टाइम आया. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि उसके आगे उन्होंने क्या 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 कहा है. हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ द पेज. लेट मी टेल यू विच पेज इट इज़. 1, 2 एंड दिस इज़ पेज नंबर 3. तो पेज नंबर 3 भी हमने कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, और पेज नंबर 3 का पैरा नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ. तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में बता दिया है कि जैसे जेट प्लेन्स जो थे वो स्काई में डिफरेंट कलर्स का एक डिज़ाइन बना रहे थे. जेट एयरप्लेन्स जो थे वो आसमान में उड़कर साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स थे, उन्हीं कलर्स से उन्होंने डिफरेंट कलर्स की स्ट्रीक्स, मतलब लाइंस को बनाया. ऑलराइट, तो डेकोरेट कर दिया एक तरह से उन्होंने स्काई को. ये सब बातें बताई गई हैं. नाउ वी मूव टू दिस द नेक्स्ट पैराग्राफ. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. इस पैराग्राफ में इतना बताया कि ये जो दिन था वो ये एक बात को शो कर रहा था कि आज दो नेशनल एंथम्स बने थे जो कि प्ले किए जा रहे थे और लोग उनको गा रहे थे. ये विजन थी वाइट्स की, जो कि वो गा रहे थे नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और एक ब्लैक्स गा रहे थे, उनकी थी डाई स्टेम. तो ये दोनों नेशनल एंथम्स की एक स्पिरिट थी. जो ओल्ड एंथम था वो इसमें बता रखा है, उसका नाम है डाई स्टेम. ऑल्दो
that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. मतलब जो पहले वाइट्स वाले टाइम पर जब उनका रूल था तो इसी एंथम को गाते थे तो वो हेट करते थे। तो डिस्पाइस्ड मीन्स हेटेड। उनको नहीं पता था कि उसके क्या लिरिक्स हैं, मतलब क्या वर्ड्स हैं। दे वुड सून नो वर्ड्स बाय हार्ट। और अब धीरे कुछ टाइम के बाद उनको ये नेशनल एंथम पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. तो देखिए इसमें क्या बताना चाहा है कि ये जो इनाग्रेशन हो रहा था आज, इसमें उन्होंने बताया कि मुझको, मैं हिस्ट्री को जानकर, जो पुरानी हिस्ट्री थी उसकी उसकी सेंस मेरे अंदर थी, मतलब मैं उसको जान चुका था, तो उसकी फीलिंग्स मुझको ओवरवेलम कर रही थी, मुझे भाव विभोर कर रही थी फीलिंग्स सारी। और जो फर्स्ट डेकेड थी 20th सेंचुरी की, शुरू के 10 साल, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, उसके कुछ सालों के बाद एक वॉर हुआ, एंग्लो बोर वॉर। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके भी जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैच कर लिया। मतलब पैच्ड का मतलब होता है कि जैसे एक अपनी दुश्मनी को भूल जाना या मेकअप कर लेना, दोबारा से फ्रेंडली हो जाना। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, कि उन्होंने अपने मतभेदों को भुला दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल, कि इन दोनों लोगों ने, जो एंग्लो और बोर जो थे, जो वॉर में शामिल थे, दोनों लोगों ने अपने तो मतभेद दूर कर लिए और उन्होंने एक ऐसा रेसेस के ऊपर अत्याचार करने वाला, मतलब ब्लैक स्किन वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाली एक गवर्नमेंट बना ली। और इसके बाद आया द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, कि ये जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, ये सबसे ज़्यादा मतलब क्रूअल थी, हार्शेस्ट थी, सख्त थी, सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन, मतलब इसमें कोई ह्यूमन क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल बीस्टली बिहेव कर रहे थे वो, जैसे जानवरों के साथ या जानवर जैसे बिहेव करते हैं, वो सोसाइटीज़ बना दी थी उन्होंने वर्ल्ड की। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो लास्ट डेकेड थी 20th सेंचुरी की, एंड माई ओन एथ डेकेड एज अ मैन, मतलब वो कह रहे थे कि मैं भी मेरी भी एट डेकेड्स हो चुकी हैं एज अ मैन, मेरी लाइफ 80 ईयर्स की होगी। दैट सिस्टम हैड बिन ओवरटर्न, कि हमने उस पुराने वाले गवर्नेंस को, सरकार को, ऑलराइट, उस रूल को ओवरटर्न कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, पलट दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए। रिप्लेस्ड बाय, और उसको, उसकी जगह पर कौन सा आ गया है, वो एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो लोगों की राइट्स को और उनकी स्वतंत्रता को रिकग्नाइज करता है। मतलब लोगों के लिए अब फ्रीडम भी लोगों को मिलेगी, उनके राइट्स भी होंगे, और अपनी मर्ज़ी से वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो अपना जीवन चलाएंगे। ऑलराइट, अब इसकी कोई चिंता नहीं करेंगे कि उनकी स्किन का कलर क्या है। और देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and the courage can never be counted or repaid. ये बहुत अच्छी लाइन्स आ रही हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो इस पैराग्राफ में वो उनको
लोगों के सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं कि दिन आ गया था कि कैसे उन लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस दिए उनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। हज़ारों लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने बर्दाश्त किया, सहन किए अत्याचारों को, और उनके साहस को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और ना ही उनका उसका बदला चुकाया जा सकता है। ओके, वो अमूल्य है। तो वो कहते हैं कि ये जो दिन था, आई आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझसे पहले जितने भी देशभक्त रहे हैं, नेशनलिस्ट हैं साउथ अफ्रीका के, मैं उन सबका एक मिला जुला मिश्रण हूँ। मतलब वो सभी क्वालिटीज़, वो सब भावनाएं मेरे अंदर हैं। और जो पुराने लोग थे, जो नोबल अपने आप को मानते थे, वो लोग ख़त्म हट गए हैं जो रूल कर रहे थे। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ थी या दर्द था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों के को बिल्कुल भी थैंक नहीं कर सकता हूँ जिन लोगों ने, हम किन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर थैंक करने की, धन्यवाद करने की, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था, सेक्रीफाइस दिया था। और ना ही मैं इन लोगों को देख पाऊँगा, ओके, क्योंकि दे आर नो मोर, वो जा चुके हैं। और वो लोग भी अब ये आज का दिन नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं रहे। और उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, सेक्रीफाइसेस किया था, और उसका क्या बदलाव लेकर आया है उनकी मेहनत, वो आज नहीं देख पा रहे हैं। ऑलराइट। और देखिए तो यहाँ पर अफ्रीकन पेट्रियट्स जो थे, जो अफ्रीका मतलब अपना उसके भक्त थे, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रवादी लोग, उन लोगों को थैंक बोला है, उनकी सफरिंग को याद किया, उनकी हिम्मत को याद किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luhilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobu Qs of our time। इन सभी की पिक्चर्स देखिए दे रखी है। इन्होंने उन लोगों को याद किया जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, जो इस स्ट्रगल के लिए लड़े और इन लोगों ने जन्म लिया। मतलब वो लोग सामने आए सोसाइटी में और अपने कंट्री को उन्होंने आज़ाद कराया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अपार्थाइड की एक पॉलिसी जो क्रिएट की गई थी, उसका ही असर रहा है, जो कि मेरे कंट्री में बिल्कुल उसने असर किया। डीप एंड लास्टिंग वूंड, मतलब मेरे देश को चोट पहुंचाई, मेरे लोगों को चोट पहुंचाई, जो अपार्थाइड की एक पॉलिसी थी। ठीक है, इस अपार्थाइड की पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप लेसन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप पढ़िएगा। मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैं इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, वो कह रहे हैं कि हम सब लोग बहुत साल एक साथ बिताएंगे अब, जो बच गए हैं, जो फ्रीडम को देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम बहुत सारी जनरेशन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम रिकवर करेंगे उस चोट को। मतलब जो हम पर अत्याचार करके हम लोगों को तकलीफ़ें दी हैं, वो दूर आसानी से नहीं होने वाली हैं। ये इतनी प्रफाउंड चोट रही है, इतनी गहरी चोट है, इतनी बड़ी चोट है। लेकिन जो उन लोगों का अत्याचार, उन लोगों ने जो हमें दबाया है, जो ब्रुटैलिटी, जो उन्होंने क्रूरता शो की है, वो एक अलग बात है। अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर। और इसी तकलीफ ने ही इन सभी लोगों को पैदा किया है जिनके नाम लिए गए हैं और जो पिक्चर हमारे सामने है, कि ये सब लोग जो थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, कि इनके अंदर एक अद्भुत करेज था, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कि इनके अंदर जो समझ थी, इनके अंदर जो इनके अंदर उदारता थी दिल के अंदर इनके, कि इन लोगों को हम कभी भी दोबारा नहीं जान पाएंगे। और इस तरह के और भी जो लोग थे,
मतलब ये बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हुए, आउटस्टैंडिंग लोग हुए. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. उन्होंने बोला है कि जितना ज़्यादा उनको तकलीफ़, चोट, अत्याचार उनके साथ हुआ, उनसे ही वो लोग उतने बेहतर होते चले गए और तभी वो समाज में जन्म ले सके, सामने आ सके. ऑलराइट, तो उनसे ही उनका कैरेक्टर, मतलब उनसे ही उनका व्यक्तित्व तैयार हुआ. माई कंट्री इज़ रिच in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे हीरे जवाहरात, मतलब जेम्स हैं, रत्न वगैरह हैं हमारी सॉइल के नीचे. लेकिन ये जो लोग थे, जो इनकी फ़ोटोग्राफ्स ऊपर या जो और लोग भी थे, इनसे ज़्यादा धनी, मतलब इससे ज़्यादा धन यानी कि वेल्थ जो है, संपदा, वो हमारे देश को नहीं मिल सकती है. और यही असली हीरे हैं हमारे देश के. नेक्स्ट पैराग्राफ. It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I've seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. ये लाइन बहुत ज़्यादा important है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. तो देखिए दोनों ही बहुत अच्छी हैं. इन लाइंस को देकर क्वेश्चन दिया जाता है, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का भी पार्ट बन सकता है. तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं वो, कि यही जो कॉमरेड्स, जो साथी थे, वर्कर्स थे, जो स्ट्रगल में साथ निभा रहे थे, सब एक साथ होकर चल रहे थे, कि मैंने इनसे क्या सीखा कि हिम्मत क्या होती है, करेज, साहस क्या होता है. टाइम अगेन का मतलब अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इंटरवल्स के बाद मैंने मैन और वीमेन, आदमी और औरत, वो देखे, उनसे मैं मिला और जाना कि रिस्क क्या होता है. ऑलराइट, जोखिम. और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी एक आइडिया के लिए. यहाँ पर आइडिया का मतलब क्या है कि आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि वाइट्स के पास कोई अधिकार नहीं है ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करने का, उनको टॉर्चर करने का. तो ये आइडिया हुआ, आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए. और मैंने वो लोग देखे हैं जो कि उन सब अटैक्स के सामने, टॉर्चर के सामने बिना हार माने, ब्रेकिंग का मतलब बिना टूटे हुए, जो खड़े रहे और जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, ताकत दिखाई और रेजिलियंस दिखाई. रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितना ही कुछ बैड टाइम आ जाए फिर भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली वो ढाल ले. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. मतलब वो इतने ज़्यादा रेजिलियंट थे, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी मजबूत थे वो, स्ट्रांग थे. और उन्होंने बोला कि मैंने उस हिम्मत को, उस साहस को जाना है जिसकी, जो कि डर के ना होने की वजह से सिर्फ नहीं था, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट. उन्होंने क्या बोला कि डर का ना होना असली साहस नहीं होता है, डर के ऊपर जीत पा लेना, ट्रायम्फ. देखिए आपने लेसन उसमें ही पढ़ा था, ट्रिकी वाले में. ऑलराइट, कि ट्रायम्फ जो होती है, जीत होती है जब हम किसी भी डर को जीत लेते हैं. असली साहस वही होता है. ऑलराइट, सिर्फ डरना ही साहस नहीं होता है. सॉरी, कि सिर्फ अगर हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, मान लीजिए, तो ऐसा ही कहना साहस का उदाहरण नहीं है. असली साहस क्या है कि हम डर के ऊपर काबू पा लें, जीत लें उसको. तो ये जो ब्रेव जो लोग थे, द ब्रेव मैन इज़ नॉट, उन्होंने बोला कि फिर एक और लाइन को बताया कि वो बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरता नहीं. बहादुर वो है जो कि डर के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेता है. कॉन्कर का मतलब कि जीत लेना, टू विन, टू बी विक्टोरियस. ओके, अगला पैराग्राफ. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. People must learn to hate, and if they can hate,
If they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to treasure, enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो देखिए इस बार भी फिर भी उन्होंने ऐसे बोला है. देखिए उन्होंने हमें एक हेट को यहाँ पर बताना चाहा है कि इंसान में वो हमेशा, इंसान जो भी पैदा होता है वो कभी भी नफ़रत को अपने दिल में लेकर पैदा नहीं होता कि किसी काले या गोरे की स्किन की वजह से उसमें नफ़रत आ गई है, या किसी की बैकग्राउंड की को देखकर हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए. ऐसा इंसान शुरू से नहीं होता, जन्म से. या फिर उसके रिलीजन के लिए कोई हेट करे, ऐसा कोई कारण नहीं है. लोगों को हेट करनी चाहिए, और अगर वो सीख जाते हैं हेट करना तो उनको ये भी सिखाया जा सकता है. वो कह रहे हैं कि जैसे कि लोगों को जन्म से हेट करनी नहीं आती है, लेकिन जन्म लेने के बाद उनको कुछ तरीक़ों से हेट करना सिखाया जाता है एक दूसरों के खिलाफ, दूसरों के विरुद्ध. तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है दूसरों से. कि उन कोई कलर, किसी का स्किन का कलर ब्लैक है, या कोई रिच नहीं है, या कोई और लैंग्वेज बोलता है, तो उनसे हम लव भी करें. वही तरीका, उतनी एनर्जी, उतना ही टाइम लव को भी सिखाने में लगाया जा सकता है. तो एक पॉजिटिव तरीका उन्होंने बताना चाहा. ऑलराइट. और दूसरी बात उन्होंने बोला कि लव जो है वो इंसान की नेचर का हिस्सा है, ये अपने आप ही आता है, जबकि हेट को हमें सिखाना पड़ता है, किसी के दिल में डालना पड़ता है. तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है. और उन्होंने बोला कि कितने ही डार्क टाइम ना आ जाए, मतलब कितना ही दुख वाला टाइम, ग्रिम का मतलब डार्क होता है, तो कितना ही डार्क टाइम्स क्यों ना आ जाएं, जो प्रिजन के अंदर, जो जेल में रहते हुए उन्होंने गुजारे, और जब उनके दोस्त, जब उनके साथी, हम सबको बहुत ज़्यादा सताया गया कि पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब जिसकी सहन ही नहीं हो कर सकता, इतना हमें सताया गया, तंग किया गया, तो तब मुझको उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत कैसे हुई, जब मैंने एक आशा की किरण देखी, एक ह्यूमैनिटी की किरण मुझे दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी ह्यूमैनिटी को लेकर. इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, मतलब उनमें से कोई गार्ड रहे होंगे प्रिजन में, जिसके दिल के, जो कि खुद बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, तो वो सामने उनके एग्जाम्पल था कि ह्यूमैनिटी, मानवता मरी नहीं है. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे एक सेकेंड के लिए मुझे वो दिखाई दी हो, बट इट वॉज इनफ. और यही काफ़ी था, जिस बात ने मुझको फिर दोबारा, मतलब मुझे दिलासा दिलाया, मुझे इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि मैं अपनी स्ट्रगल को जारी रखूँ. फिर उन्होंने बहुत बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है कि आदमी की अच्छाई एक ऐसी मशाल है, एक ऐसी आग है, एक ऐसी ज्योति है, जो कि दैट कैन नेवर बी हिडन, जिसको कि हम छुपा नहीं सकते. कि कोई ऐसी रोशनी जिसको हम छुपा नहीं सकते कभी भी. सॉरी, इसमें बोला कि इसको छुपा तो सकते हैं, लेकिन हम इसको बुझा नहीं सकते हैं. ऑलराइट. जैसे कि एक कोटेशन है, वी कैन नेवर हाइड द सन विद अ मॉस्किटो नेट. कि हम अगर चाहें और मच्छरदानी जैसा नेट होता है, उससे सूरज के सामने कर दें और ये मान लें कि हमने इसे छिपा दिया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो बिल्कुल ठीक है रास्ता, उसको हम दबा सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो मर नहीं सकती चीज़. ओके, वो फीलिंग मर नहीं सकती है, वो पावरफुल रहती है और हमेशा आगे चलती है और जीत जाती है एक दिन. ऑलराइट. और आगे देखते हैं. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स में ज़रूर आता है. देखिए, टू हिज फैमिली उन्होंने बताया है, मैं पहले पढ़ देता हूँ. टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations.
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to the people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बातें जो इमोशनली आपको असर डाल सकती हैं, वो अच्छी सी बातें फिर बता रहे जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में जो एक लाइफ होती है पर्सन की, हर आदमी के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ट्विन का मतलब डबल, ओके, जैसे ट्विंस से लिया हुआ है उसी तरह से ट्विन है। ट्विन का मतलब डबल ऑब्लिगेशन, मतलब दो ड्यूटीज़ हैं एक इंसान की जो ज़रूर करनी चाहिए। पहली अपनी फैमिली को लेकर, फैमिली में किस किस को, पेरेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, एंड ही हैज़ टू हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए होती है। मतलब इसी में फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट ड्यूटी के अंदर अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोग जिसे कम्युनिटी कहते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, और हिज कंट्री, ओके, और अपना देश। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, उन्होंने बताया हर आदमी जो है वो अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, अपनी इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए उसको। एक तो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, दूसरा अपनी देश के लिए जो उन्होंने बताया है उसकी एक कर्तव्य होता है, उसको भी निभाना चाहिए। तो उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस ये जो बताए हैं, ये दोनों हैं, दोनों ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया है दोनों, वो बोलते हैं कि हर इंसान इस सोसाइटी को और अपने देश को की अलग अलग रूप में सेवा करता है। मतलब कि अपनी ड्यूटी निभाने के उसके अपने तौर तरीके हैं, जितनी उसमें योग्यता होती है, जितना उसमें सामर्थ्य होता है, जितना वो नेचुरली इंक्लाइंड होता है, मतलब उसकी कुदरती जितनी उसके अंदर शक्ति होती है, मर्जी जो होती है, उसके अनुसार चलता है। लेकिन एक कंट्री जैसा कि साउथ अफ्रीका है, इसमें एक ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि जो मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसका कि कलर और बर्थ जिस जगह हुआ था, कि वो ये दोनों ही ड्यूटीज़ को निभा सके। कहने का मतलब क्या है कि अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी, रिलेटिव्स के लिए भी उतना ही टाइम और एनर्जी दें जितना अपने देश के लिए भी दें। तो दोनों चीज़ें एक साथ उतने ही जिसको हम बोलते हैं उतने ही पैशन के साथ करना बड़ा मुश्किल था। अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्री साउथ अफ्रीका था, उसमें प्रॉब्लम्स ऐसी थी, देश वाली प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रही थी। तो उन्होंने बोलना चाहा है इन साउथ अफ्रीका की एक, जो उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि मेरी स्किन का कलर भी ऐसा था। मैंने कोशिश की एक ऐसे इंसान की तरह जीने की जिसको कि बहुत ज़्यादा पनिश किया गया, सबसे अकेला रखा गया। ऑलराइट, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जेल में भी रखा गया था। तो साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसने कि अपनी ड्यूटी अपने लोगों के लिए फुलफ़िल करने की कोशिश की, वो इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया ज़बरदस्ती। ओके, इनएविटेबली का मतलब है जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सके, कि मतलब उन्हें हटा लिया गया फैमिली से। ऑलराइट, एंड हिज होम, घर से हटा लिया गया, दूर कर लिया गया, छीन लिया गया, और उनको ज़बरदस्ती एक ऐसी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया जो कि बिल्कुल अलग हो। ओके, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सीक्रेट बातें हों, सीक्रेसी से भरी हुई हों, और रेबेलियन, इस ज़िंदगी में विद्रोह हो। ऑलराइट, तो उन्होंने बोला कि मैंने शुरू से ही कभी भी अपने लोगों को, जो उसके अपने कंट्री के लोग थे, उनको अपने फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा। ये देखिए कितना
कितना उन्होंने बिल्कुल सच बोलने की कोशिश की है, और जो सच वो वो बताया उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने, ये बहुत जानना भी इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्मली ऐसा होता भी है जैसा उनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने शुरू में अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंट माना, देश को नहीं। लेकिन जब मैंने अपने देश की सेवा करने के लिए लाइन में लगा, मतलब अपने लोगों की हेल्प करने के लिए, अपनी फैमिली के बाहर, अपने कंट्री के एक विशेष लक्ष्य के लिए मैं जब लग गया, तो मैंने देखा कि मुझको रोका गया था कि मैं अपने इस कर्तव्य को ना पूरा कर पाऊँ। कौन सा कर्तव्य? एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। क्या मतलब है इस बात का? कि मैं अब, मेरा रोल एक सन वाला, बेटे वाला, भाई वाला, हस्बैंड वाला, फादर वाला अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा था। अब मुझे अपने देश का सिटीज़न वाला रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ऑलराइट, सो हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं, आज यहीं तक पढ़कर वाइंड अप करेंगे। लेसन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसको रीड करना पड़ेगा। आप इसे, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसमें आए हुए जो कुछ वर्ड्स हैं, जो वोकेबलरी का पार्ट है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको आप उनके मीनिंग लिखकर ऊपर ही बुक में लिख लीजिए, पेन से या पेंसिल से, क्योंकि वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा लेसन को दोबारा समझने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, ऑलराइट, और इसको मेमोराइज करने के लिए। फाइन, सो आई थिंक दैट you have been able to understand today. So we will once again read it further. Till then, take care of yourself and have a great day.